दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे जेम पोर्टल पे मैन पावर की बिट कैसे डाली जाती है और साथ ही साथ इसके 3 पार्ट आएंगे। तीनों पार्टों में इस मैन पावर बिट को स्टेप बाय स्टेप कवर किया जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जेम पोर्टल पे 2 बच्चे होते हैं, एक सेलर का होता है, एक बायर का होता है। सेलर कौन होता है? सेलर जो होता है जो सामान बेचता है, और बायर कौन होता है? जिसको सामान खरीदना होता है। जैसे सरकारी विभागों में जो सरकारी विभाग होते हैं, जो डिपार्टमेंट होता है, वो बायर होता है, जिसको कोई वस्तु चाहिए होती है या फिर किसी प्रकार की सेवाएं चाहिए होती हैं। यहाँ मैन पावर की बिट डाली जा रही है, तो यहाँ पे मैन पावर की सेवाएं कौन लेगा? बायर लेगा, मतलब डिपार्टमेंट लेगा। और देने वाला कौन रहेगा? सेलर रहेगा, मतलब कि संस्था रहेगी। तो ये बेसिक चीज़ हो गई है आपकी, ठीक है। और अगली स्लाइड में देखते हैं। हमने ये बताया है आपको कि जेम पोर्टल का रोल क्या होता है सेलर और बायर के बीच में। सेलर, जिस प्रकार हमने आपको बताया, जो सामान बेचता है या फिर वस्तुएं देता है या फिर सेवाएं देता है, उसको सेलर कहते हैं। ओके, और जिसको सामान जो खरीदता है उसको हम बायर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जेम पोर्टल क्या काम करता है। जेम पोर्टल समझ लीजिए एक बीच में माध्यम दे दिया गया है। किस तरीके का? सेलर और बायर के माध्यम, मतलब बीच में एक माध्यम दे दिया गया है। वस्तुएं ऑब्लिक सेवाओं को खरीदने एवं बेचने का ऑनलाइन माध्यम क्या है? जेम पोर्टल, ठीक है। यह बायर क्या करेगा? सेलर से वस्तुएं खरीदेगा या फिर किसी प्रकार की सेवा खरीदेगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और जेम पोर्टल में ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? जेम पोर्टल में ये प्रक्रिया काम करती है, बायर के द्वारा एक जेम पोर्टल पे एक बिड डाली जाती है, मतलब कि एक टेंडर डाला जाता है, मतलब कि एक निविदा डाली जाती है, जिसमें वो अपने नियम व शर्तों के अधीन एक नोटिफिकेशन तैयार करता है कि हमारा ये नोटिफिकेशन है, इसमें हमने अपनी सारी शर्तें दे दी गई हैं और सारे नियम दे दिए गए हैं कि हमको इतने ही कर्मचारी चाहिए, इतनी इनकी योग्यता होनी चाहिए, इनकी इतनी सैलरी होनी चाहिए। सारी रिक्वायरमेंट हमने अपनी इस नोटिफिकेशन में बता देता हूँ। और जब ये बता दी जाती हैं सारी नोटिफिकेशन, उसके बाद जेम पोर्टल पे जो बिड डाली जाती है उसको पब्लिश कर दिया जाता है। और जब पब्लिश किया जाता है तो पब्लिश की हुई नोटिफिकेशन इन सभी सेलर के पास पहुँच जाती है। और जब ये नोटिफिकेशन इस सेलर के पास पहुंच जाती हैं तो ये सेलर इस बायर की इस जो बिड डाली गई है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये तभी पार्टिसिपेट करते हैं जब इस नोटिफिकेशन में दी हुई सभी नियम व शर्तों को ये पूरा कर रहे होंगे, तभी ये पार्टिसिपेट करते हैं, अथवा ये नहीं करते हैं। ये सेम प्रोसेस एक जैसे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम का फॉर्म आता है उसी तरीके का है, जिससे कि डिपार्टमेंट के थ्रू कोई फॉर्म आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गई और जिसमें विद्यार्थियों के द्वारा उसमें पार्टिसिपेट किया गया, ठीक है। ये सेम प्रोसेस सेम वैसे ही होता है, ठीक है। चलिए, ये एक बेसिक हो गया। अब आगे हम चलते हैं। आगे यहाँ पे हमने आपको बताया है जेम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग कर्मचारी लिए जाने की क्या प्रक्रिया होती है। यहाँ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि पूरी प्रक्रिया क्या होती है जेम पोर्टल की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करने की, मतलब कि मैन पावर लिए जाने की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो चलिए हम देखते हैं जेम पोर्टल में सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले जो है मैन पावर की बिड डाली जाती है, जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। फिर उसके बाद बिड का प्रकाशन किया जाता है। बिड का प्रकाशन होने के बाद उस बिड में संस्थाओं द्वारा प्रतिभाग किया जाता है, मतलब पार्टिसिपेट किया जाता है। फिर जो संस्थाओं ने प्रतिभाग किया है इनके द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं उसी बिड में। तो जब ये डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, इन डॉक्यूमेंट की प्रिंट आउट निकालने के बाद उन डॉक्यूमेंटों का तकनीकी और वित्त परीक्षण होता है कि इनके द्वारा जमा किए गए जितने भी अभिलेख हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं अथवा नहीं है। उसके बाद जब यह तकनीकी वित्त परीक्षण पास होने के बाद जब 3 संस्थाओं का चयन होता है, और 3 ही क्यों होता है? एक शासनादेश है 25/8/2022 का, ठीक है। उस 25/8/2022 के शासनादेश के अकॉर्डिंग 3 संस्थाओं का वित्तीय निविदा में पास होना अनिवार्य है। उसके बाद उसमें तीनों संस्थाएं या फिर उस 3 से अधिक अगर संस्थाएं आती हैं, L1, L2, L3, L4, L5, ये उनका क्रम डिसाइड हो जाता है। और उसमें जो L1 संस्था आई होती है उसी का चयन विभाग द्वारा किया जाता है। और जब इस L1 संस्था का चयन हो जाता है तब इस L1 संस्था के साथ विभाग द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट होने के जस्ट बाद उसको वर्क ऑर्डर इशू किया जाता है।
ये वर्क ऑर्डर क्या होता है? वर्क ऑर्डर जो होता है जिसमें हम उसको बताते हैं कि हमें इतने कर्मचारी चाहिए और इन इन जगहों पे चाहिए, इतने पियून हो गए, इतने ऑपरेटर हो गए, इतने प्रोग्रामर हो गए, ये सारी चीज़ें हम L1 आई हुई संस्था को बताते हैं। ओके, अब वो संस्था क्या कहती है? जितने भी रिक्त पद होते हैं वर्क ऑर्डर में, उन रिक्तियों को वह ये सेवा योजन पे अपलोड करता है। और जब ये सेवा योजन पे अपलोड करता है तो सेवा योजन पे आउटसोर्सिंग अभ्यर्थियों द्वारा, मतलब अभ्यर्थियों की द्वारा उसमें पार्टिसिपेट किया जाता है। ठीक है, अब ये सेवा योजन का जो है पोर्शन मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है, आगे वाले स्लाइड में बताते हैं कि सेवा योजन पोर्टल का क्या मतलब है और इसमें कर्मचारियों को किस तरीके से लिया जाता है। यहाँ पे देखिएगा सेवा योजन पोर्टल। अब सेवा योजन पोर्टल को हम किस प्रकार से लेंगे? सेवा योजन पोर्टल को देखिए, वर्क ऑर्डर के अनुसार सेवा योजन पे रिक्तियों का प्रकाशन किया जाता है। मतलब विभाग के द्वारा जो वर्क ऑर्डर दिया गया है उसमें अगर कोई रिक्ति खाली होती है तो उसका प्रकाशन कहाँ होगा? सेवा योजन पे होगा। और जब वो सेवा योजन पे प्रकाशन हो जाता है तो इन रिक्तियों पे अभ्यर्थियों द्वारा प्रकाशित रिक्तियों में आवेदन किया जाता है। मतलब जो रिक्तियाँ प्रकाशित हुई हैं उसमें आवेदन किया जाता है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। नीचे पे जब आप जाएंगे सेवा योजन की वेबसाइट पे तो वहाँ पे आपको प्राइवेट जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब पे जाना पड़ेगा। जब आप प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब पे जाएंगे तो वहाँ पे एक लिस्ट आपके पास आ जाएगी कि इन संस्थाओं के द्वारा इतनी रिक्तियाँ निकाली गई हैं। ठीक है, यहाँ पे रिक्तियाँ कितनी निकाली गई हैं ये आपको रिक्ति विवरण में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे दिखाया जाएगा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया और एज इट इज़ ऐसे ही वहाँ पे दिखाएगा। रिक्ति विवरण में आप जाएंगे तो वहाँ पे रिक्तियों की संख्या बताई जाएगी। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? यहाँ पे पियून की रिक्ति निकाली गई है जिनकी शैक्षिक योग्यता 8 है और किस विभाग के द्वारा निकाला गया है? विद्युत विभाग द्वारा। और किस जनपद के लिए निकाला गया है? लखनऊ के द्वारा। और अंतिम तिथि इसके आवेदन की क्या है? 26 जुलाई 2022। और अभी तक कितने आवेदन आ गए हैं? 174 आवेदन इसमें आ चुके हैं। और आवेदन करने के लिए आप आवेदन करे पे क्लिक करेंगे तो इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम एज इट इज ऐसे ही रिक्तियों का प्रकाशन होता है और इन अभ्यर्थियों द्वारा प्रकाशित, मतलब इसी तरह की रिक्ति में आवेदन करने पे जाएंगे तो आवेदन कर लेते हैं वो लोग। फिर जितने आवेदित अभ्यर्थी होते हैं उनकी परीक्षा / साक्षात्कार होता है या और अभिलेखों की जांच होती है। अब जैसे 174 लोग आए हैं तो इनका परीक्षा होगी, साक्षात्कार होगा और इन अभिलेखों की जांच होगी। उसके बाद रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र संस्था के द्वारा निर्गत कर दिया जाएगा। ये फाइनल स्टेप होता है अभ्यर्थियों को सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से लेने का। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। सेवा योजन में एक नया शासनादेश आया है, उसके अनुसार इसके चयन की प्रक्रिया में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। इसका एक अलग सी वीडियो लाऊंगा जिसमें इसकी जो प्रक्रिया चेंज हुई है उसको अलग वीडियो में पूरी तरीके से मैं आपको कवर करूंगा स्टेप बाय स्टेप। चलिए अगली स्लाइड में। तो मैन पावर बिड के लिए किन अभिलेखों की आवश्यकता होती है, इस संबंध में मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं। जैसे कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का विवरण क्या होता है पीडीएफ में, इसकी फाइल मैंने ऑलरेडी बना दी हुई है, इसका वीडियो बनाया हुआ है। योग्यता और अर्हता क्या होती है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का, इसकी भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ अलग से। नियम और शर्तें क्या होती हैं ये भी बना चुका हूँ, और चेकलिस्ट क्या होती है ये भी बना चुका हूँ। ये सारे अभिलेखों की आवश्यकता जो है मैन पावर की बिड जब हम डालेंगे तब उसमें पड़ेगी, और इन्हीं सब की पीडीएफ फाइल भी उसमें अपलोड होती है। तो इन सब की पीडीएफ फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके आप अपने विभागों में बिड डाल सकते हैं। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे जो है, अब आगे का स्टेप ये होता है, सबसे पहले हमें ब्राउज़र खोल के उसमें जेम पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होता है, जैसे कि www.gem.gov.in, जो इस तरह से खुल के आपके सामने विंडो में आएगा। ओके, यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। लॉगिन के ऑप्शन पे आपको यूज़र आईडी और इसके जस्ट बाद आपको पासवर्ड पूछेगा। अब ये यूज़र आईडी किसकी डालनी होती है यहाँ पर, जब हमें जेम पोर्टल पे किसी प्रकार की कोई वस्तु या फिर सेवा खरीदनी होती है तो
बायर के द्वारा खरीदी जाती है। तो बायर की एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड जो है विभाग द्वारा क्रिएट की जाती है। और वो कैसे क्रिएट की जाती है और किस शासनादेश के अधीन क्रिएट की जाती है, ये मैं आपके आगे बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिएगा, बायर के द्वारा यूज़र आईडी और पासवर्ड जो होता है, जेम पोर्टल के माध्यम से वस्तुएं सेवाएं लिए जाने के संबंध में इन सभी का एक कार्यालय ज्ञापन निर्गत किया जाता है विभाग के द्वारा। और कैसे और क्यों और किस शासनादेश के अधीन, उसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ पे उसकी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब इस ऑफिस में जो भी विभाग होता है उसमें एक वेरीफाइंग ऑफिसर होता है जो नामित किया जाएगा, एक प्राइमरी यूज़र नामित किया जाता है, एक सेकेंडरी यूज़र, और सेकेंडरी यूज़र में 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। सेकेंडरी यूज़र में एक बायर नामित होता है जो मैन पावर को खरीदता है, एक कंसाइनी नामित होता है, मतलब कि ये जैसे कि अगर सेवाएं खरीदेगा कर्मचारियों को तो ये कंसाइनी को प्रोवाइड कराएगा, और इन कर्मचारियों का जो भुगतान किया जाता है वो DDO और पे के माध्यम से किया जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं स्टेप बाय स्टेप इन शासनादेशों को, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने विभागों में नियमानुसार इन वेरीफाइंग ऑफिसर, प्राइमरी यूज़र और सेकेंडरी यूज़र को नामित करते हुए कार्यालय ज्ञापन निर्गत कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको मैन पावर की जेम पोर्टल पे बिट कैसे डाली जाती है ये बाकायदा लाइव आपको करते हुए दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और आपको सेम टू सेम वैसा ही करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार।